एक ज़माने में इसके 50 प्लेन्स चलते थे आज से कई साल पहले, और आज तो शायद 100-125 होने चाहिए थे, लेकिन 18 प्लेन्स चल रहे हैं। तो ओवर द इयर्स हमने अपनी गलतियों से माजी के अंदर बहुत सारी गलतियां हुई हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जिसकी वजह से ये हाल हुआ। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि प्राइवेटाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये मकसद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से कल जब बोली फाइनलाइज हुए, आरिफ साहब जीते, तो फिर हमें मौका नहीं मिला उनका शुक्रिया अदा करने का भी या उनको मुबारकबाद देने का। तो आरिफ हबीब साहब के कंसोर्टियम में जो लोग हैं, आरिफ हबीब साहब खुद लीड कर रहे थे, उनके साथ नसीम बेग साहब थे जिन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज लीड की, फवाद मुख्तार साहब फातिमा फर्टिलाइज़र से, गौहर एजाज साहब लेक सिटी से, अकील डेडी साहब AKD ग्रुप से और सिटी स्कूल। तो इन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता अगर बाकी वीडर इसमें शामिल ना होते। तब्बा साहब जो लकी ग्रुप के, उन्होंने दूसरा कंसोर्टियम लीड किया और उन्होंने बड़ी एक कल बड़ी अच्छी कंपटीशन बड़ा अच्छा हुआ था। उनके साथ हबीबुल्ला खान थे, हपको ग्रुप से, कोहाट सीमेंट और मेट्रो एनर्जी के लोग थे। मैं एयर ब्लू का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि टिल दी एंड उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फौजी फर्टिलाइज़र ने भी टिल द लास्ट मोमेंट दे वर पार्ट ऑफ द रेस, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं आएंगे। जनरल अनवर साहब इसके अंदर बड़ा उन्होंने हमारे साथ निगोशिएट किया थ्रू आउट, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें जो मुकम्मल रहनुमाई रही, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा पुश किया हमें, बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, कांस्टेंट हमारे अपडेट्स थे कि हम टाइमलाइंस मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को हेड करते हैं, उन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे, CCOP इन्वॉल्व थी, तो और कैबिनेट ने पूरा सपोर्ट किया। और लास्टली हमारी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो टीम है, उस्मान बाजवा साहब ने बहुत मेहनत की इसके अंदर, इन्होंने, उनकी टीम ने, हमारे कंसल्टेंट हैं अब्दुल बासित, उन्होंने बड़ा काम किया, हमाद शमीमी साहब ने बहुत मेहनत की, और हमारे जो एडवाइज़र्स थे, बल्कि हैं अभी तक और अभी तक रहेंगे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, अर्नस्ट एंड यंग और हैदर मोटा की टीम ने, और बाकी जो थे फ्रेशफील्ड वगैरह, जीशान साहब, खुजैम साहब, सब ने बहुत मेहनत की। और फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बहुत ही अच्छे एडवाइज़र्स थे, और लास्ट टाइम ये सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं था, लेकिन इस बार भी उन्होंने मेहनत की और हमारे साथ रहे और कंप्लीट किया। सिमिलरली जो बिडर्स की टीम्स थी, नसीम बेग साहब के अलावा लकी सीमेंट से आतिफ कलूडी साहब थे, उनके एडवाइज़र्स ने भी बहुत इसके अंदर मेहनत की। तो इतने सारे एंटिटीज, इतने सारे लोगों की मेहनत की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि आज जो है हम आपको पूरा PI के बारे में सारा एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं, और जो कुछ मीडिया में, थोड़ा सोशल मीडिया में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जी 10 अरब में बेच दी, गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे 10 अरब की नहीं मिली है। और कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि या तो शायद लोगों की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, या फिर शायद लोग अननेसेसरली क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ अगर बहुत ही अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें यकीन नहीं आता, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम कैसे कर लिया। तो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है इसे, और जो भी क्रिटिसिज्म है वी आर हियर टू आंसर दिस, आज भी हैं, फ्यूचर में भी आते रहेंगे। और लेकिन गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम PIA बेचें, लेकिन साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि कंपनी में पैसा आए और जो नया बायर हो वो खाली ख़रीद के, ये ना हो कि वो उसमें पैसा ना डाले। तो हमें दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा, और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी, और 125 बिलियन जो कि PI की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PIE की। विद दीज वर्ड्स वी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन। अता तारड़ साहब, अमेजिंग काम किया इन्होंने जी, इन्होंने जो पिछले 2-3 रोज़ के अंदर जो पूरा हमें सपोर्ट किया, मैंने बता रहा था भी आते हुए कि इनका पूरा सेटअप, उनकी टीम और इनसे मिलने के बाद हमारा ख्याल है कि हमें मीडिया की तरफ से तो कोई इंशाल्लाह परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू जी। तो वी कैन बिगिन जी। जी प्लीज़ जी, वहीं पे देखनी होगी, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इट विल बी ईजियर।
वो है पॉइंटर है सर पॉइंटर कोई है? पॉइंटर होगा तो अच्छा होगा। ठीक है। तो ये एयरलाइन एक्चुअली 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नाम से शुरू हुई थी और फिर 1955 में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीआईए जो सेटअप की गई 1953 में इनकॉर्पोरेट हुई और 1955 में इसने ऑपरेशन शुरू किए। आज पीआईए जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। टोटल 6,700 एम्प्लॉयज़ हैं। आज से 5 साल पहले पीआईए में तकरीबन 11,500 एम्प्लॉयज़ थे। तो ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ने जो ओवर स्टाफिंग थी उसको काफ़ी कम कर दिया है। आज की तारीख में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ओवर स्टाफिंग बहुत ही कम हो चुकी है ऑलरेडी। 30 डेस्टिनेशंस को पीआईए ऑलरेडी सर्व कर रही है। 78 डेस्टिनेशन कंट्रीज़ का हमारे पास राइट्स हैं एज ए डेजिग्नेटेड एयरलाइन और 97 कंट्रीज़ में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। तो पीआईए का जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसके लैंडिंग राइट्स हैं। टोटल 170 स्लॉट्स हैं पीआईए के पास, बिकॉज बहुत सारे मुल्कों में एयरपोर्ट्स पे एक से ज़्यादा लैंडिंग राइट्स होते हैं। इस वक्त पीआईए के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं और वीकली पीआईए तकरीबन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। दैट्स द स्टेटस एज ऑफ टुडे। आगे आए जी, नेक्स्ट। पीआईए एक्चुअली जो है वो आज की तारीख में ग्लोबल एयरलाइन के तौर पे ऑपरेट नहीं कर रही है। पीआईए एक लार्ज डोमेस्टिक एयरलाइन है और मिडल ईस्ट को बहुत ज़्यादा सर्व कर रही है। अगर आप देखें 33 प्लेन में से मैंने बताया आपको 19 ऑपरेशनल हैं, 18 फ्लाई कर रहे हैं। जो पीआईए की फ्लीट कॉम्पोजिशन है 16 A320 हैं, 12 बोइंग 777 और 5 ATR, उसमें से 11, 6 और 2 ये 19 ऑपरेशनल हैं। जो एज है प्लेन्स की अगर आप देखें तो 24 प्लेन्स ऐसे हैं इन 33 में से जो कि 2010 से पहले के हैं, तो उनकी एज 25 साल के करीब है। तो फ्लीट बहुत पुरानी हो चुकी है। 7 एयरक्राफ्ट 2010 से 13 के हैं, तो तकरीबन ये 12 से 15 साल पुराने हैं और 2 एयरक्राफ्ट 2017 के हैं। एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कल कि क्रिटिसिज्म है जी कि कुछ 1 या 2 प्लेन्स की कीमत पे पीआईए बेच दी है। अगेन पूरा डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, नैरेटिव को डेलिबरेटली आई थिंक किया जा रहा है, बिकॉज जिन लोगों ने जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि उनकी समझ इतनी कम है या उन्हें नहीं पता कि वो क्या लिख रहे हैं। ये कहना कि जी 10 अरब में बेच दी जबकि उन्हें बड़ा क्लियर पता है कि 55 अरब की वैल्यू गवर्नमेंट को मिल रही है। ये कहना कि एक नए प्लेन की प्राइस पे बेच दी जबकि पता है कि पीआईए के पास जो प्लेन्स हैं 24 उसमें से जो प्लेन्स हैं 33 उसमें से 24 तो 25 साल पुराने हैं, तो उनकी वैल्यू बहुत कम होगी। इन तमाम प्लेन्स की वैल्यू ऑलरेडी पीआईए की बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्टेड है, हम आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। और जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं पीआईए के जो कि ओन्ड हैं। तो पीआईए तमाम प्लेन्स ओन नहीं करता, लीज करता है। तो टोटली एक गलत सा इंप्रेशन दिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। जो फ्लीट की ओनरशिप मैंने आपको बताया कि क्या है, टोटल 33 में से 20 ओन्ड हैं, लेकिन जो फ्लाई कर रहे हैं उनमें सिर्फ 6 ओन्ड हैं और बाकी 12 लीज्ड हैं। जो मेंटेनेंस स्टाफ है पीआईए के पास वो 2000 लोगों का है फ्लीट के लिए। नेक्स्ट जी, ये पीआईए डोमेस्टिकली तकरीबन 30% का मार्केट शेयर है। पीआईए की मेन हब जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है और 13 सिटीज से फ्लाई करता है। ओवर द इयर्स एक ज़माने में पीआईए का मार्केट शेयर डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा था, 60, 70, 80% था। वो कॉन्स्टेंटली नीचे आया है, तो इसके अंदर उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो डोमेस्टिकली भी पीआईए का मार्केट शेयर 30% है, बाकी 70% बाकी एयरलाइंस के पास है डोमेस्टिकली। इंटरनेशनली अगर आप देखें, नेक्स्ट, इंटरनेशनली पीआईए फ्लाइज टू 18 डेस्टिनेशन 2024 में, और उसके बाद पेरिस और यूके के रूट्स जो है वो रीस्टैब्लिश हो गए हैं। लेकिन प्राइमरीली जो पैसेंजर ट्रैफिक जाती है पीआईए की वो मिडल ईस्ट के अंदर जाती है। तो इट इज़ नॉट रियली अ ग्लोबल एयरलाइन, इट इज़ मोस्टली अ रीजनल एयरलाइन एज ऑफ टुडे। आगे चलें जी। ये पीआईए की 1989 से हमने हिस्ट्री निकाली है। उससे पहले पीआईए वाज डूइंग वेल, और 89 के बाद कुछ अर्से के बाद अगर आप देखें कुछ 10 एक साल के बाद इसकी डिटेरियोरेशन शुरू हुई। 1990 में इसकी लिस्टिंग और पार्शियल कॉर्पोरेटाइजेशन की गई। वहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था इसको प्राइवेटाइज करने का, बट वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। 2005 में एक और अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद 2024 में और 25 में हुआ। अगर आप देखें 2009 के बाद पीआईए की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी होना शुरू हुई। ये जो ग्रीन इज़ गुड परफॉर्मेंस एंड रेड इज़ बैड परफॉर्मेंस। लास्ट ईयर फिर से परफॉर्मेंस बेहतर हुई बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग की गई। एक ज़माने में 2001 में, आज से 25 साल पहले,
पीआई के पास 50 एयरक्राफ्ट थे, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग 747 एंड 737 थे, एयरबस 310 थी, और उनकी बहुत सारों की जो एज थी वो 10 साल से कम थी। और पीआई उस ज़माने में 40 लोकेशंस को सर्व करता था, आज 30 लोकेशंस को सर्व कर रहा है। और उस ज़माने में हम यूके, फार ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, वी वर अ ग्लोबल एयरलाइन एट दैट टाइम। तो ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, पीआई की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिटोरेट हुई है। नेक्स्ट जी, ये प्राइवेटाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि 1990 में हुआ, फिर सेकंड 2005 में, एक लास्ट ईयर हुआ था, और अभी ये फाइनल हुआ है। नेक्स्ट, लॉस्ट लेगेसी। पीआईए एज आई सेड कि ग्लोरी डेज में 2001 में हमारे पास 50 प्लेन्स थे, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट थे, 40 लोकेशन सर्व करते थे। नेक्स्ट जी, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये नीचे। 2015 में अगर आप ये रेड में देखें तो पीआई की टोटल नेगेटिव इक्विटी जो थी 213 अरब की, 213 अरब की नेगेटिव इक्विटी, यानी कि 2015 से पहले भी पीआई में नुकसानात थे। ये नुकसानात हम भरते थे, ये कौम भरती थी। 2015 से 2024 जो एक बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है जी कि लायबिलिटीज हटा दी। अगर आप लायबिलिटीज नहीं हटाएंगे तो 700 अरब जिस कंपनी में लॉस हो वो कौन लेगा? कोई आके आपको कि 700 अरब देगा? वो 50 अरब में अपनी नई एयरलाइन सेट कर लेगा। तो 2024 में इसके 700 अरब के लॉसेस थे। 2015 से 2024 अगर आप देखें तो 500 अरब का नुकसान किया हमने 10 सालों में। 2015 से 2024 10 सालों में पाकिस्तानी पब्लिक ने, पाकिस्तान ने, पीआईए ने 500 अरब का नुकसान किया। वो 500 अरब गवर्नमेंट ने भरे और हमारे और आपके पैसों से भरे गए। 700 अरब का लॉस था। अब आपके सामने ईयरली परफॉर्मेंस है। 2015 से जो ग्रीन में है वो इसका रेवेन्यू है। अगर आप नोट करें तो 2020 में कोविड के बाद इसका रेवेन्यू 2020-21 के बाद काफ़ी इंक्रीज इसलिए हुआ कि करेंसी डिप्रिसिएशन था और कोविड के बाद वो रिकूप किया उसने बिजनेस। लेकिन 2015 से हर साल नुकसान था। 33 बिलियन, 45 बिलियन, 51 बिलियन, 67 बिलियन, 53, 35, 50, 88, 105 ये लॉस करते थे हम। आज गवर्नमेंट को 55 बिलियन तो मिल रहा है, लेकिन ये लॉस हम नहीं करेंगे आगे जाके। ये फायदा हुआ है प्राइवेटाइजेशन का। पीआईए क्रॉनिक लॉसेस में था, उसका कॉस्ट एंड रेवेन्यू मॉडल था वो टोटली लॉजिकल था, इररेशनल था, मैसिव ओवर स्टाफिंग हुई थी, फ्लीट यूटिलाइजेशन जो थी वो इनएफिशिएंट थी, और ये लॉसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंड करती थी। तो ये हिस्ट्री है पीआईए की लास्ट ईयर की रिस्ट्रक्चरिंग से पहले की। क्या इश्यूज थे पीआईए में? एक्सेस टू फंड्स नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी पीआईए, प्लेन्स नहीं ले सकती थी, जो पैसा जाता था वो सिर्फ लॉसेस को फंड करने जाता था। ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज था। गवर्नमेंट के अंदर जब एंटिटीज होती हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी नहीं ला सकते। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारे उस दौरान जो है वो काफ़ी अनसर्टन रहे। प्रोक्योरमेंट की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज फॉरेन फैसला नहीं कर सकती, प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे डिसीजन जो हैं जो कि होने चाहिए शायद वो टाइमली नहीं होते हैं। कंपटीशन जब आया इंटरनेशनल रूट्स पे, पीआई कुड नॉट कम्पीट, और डिजिटलाइजेशन पीआई में नहीं हुई, जो कि 2000 के बाद जो दुनिया में सारा टेक्नोलॉजी बूम आया है, पीआई वाज नॉट एबल टू कीप पेस विथ इट। तो बेसिकली ये बड़ा नेचुरल है कि पीआईए के साथ हम सब की बड़ी एसोसिएशन है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम ये ओन करें एज अ कंट्री, या हम प्राइवेट सेक्टर को दें जो कि इसमें प्रॉफिट बनाए और हमें टैक्सेस दे। बेसिकली हमारा कोई प्राइड आज नहीं गया है। प्राइड एयरलाइंस ओन करने से नहीं होता। प्राइड उस तरह जाता है कि अगर हमारी एयरलाइन फ्लाई ना कर सके, तो अगर हम इसको ना बेचते तो हु नोज कि आज से शायद 1-2 साल के बाद ये फ्लाई ना कर सकती। तो ये अच्छे टाइम पे प्राइवेटाइजेशन हो गई जो गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट जी, ये आप ग्लोबल बेंचमार्क्स देखें अगर एयरलाइन इंडस्ट्री के, सिर्फ पीआई के नहीं, एयरलाइन इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सऊदी यूएई का एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करती है टू जीडीपी। सऊदी अरेबिया 8.5%, हमारा 1.6% है, बहुत कम है। इंडिया का 1.5% था है, और इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया ने भी एयर इंडिया प्राइवेटाइज की कुछ अर्से पहले। तो हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के अंदर इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन के बाद। एम्प्लॉयमेंट, यूएई के अंदर 9.5% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एविएशन रिलेटेड है। सऊदी अरब में 4.2% है, हमारे मुल्क में 0.3% है। तो एविएशन इंडस्ट्री हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। टूरिज्म के अंदर कंट्रीब्यूशन 0.5% है कंपेयर टू 5.7 एंड 9.3 ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई। एयर कार्गो, पीआई सिर्फ 0.3 मिलियन मेट्रिक टन मूव करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो कि मल्टीपल टाइम्स कार्गो मूव करती हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पीआईए की ओवर द ईयर्स उस लेवल पे नहीं रही है और कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा है।
तो ये बताने का मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जब इसमें प्लेन्स बढ़ेंगे, आज ही मैं पढ़ रहा था कि आरिफ हबीब साहब ने अनाउंस किया है, मैंने सिर्फ हेडलाइन देखी, मैंने कंटेंट अभी नहीं पढ़ा, कि हमने हमारे प्लान में कहा था कि 38 प्लेन्स होने चाहिए 4 साल में। आरिफ साहब कह रहे हैं जी हम 65 प्लेन्स पे जाएंगे। तो ऑलरेडी यू आर सीइंग, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, कि प्राइवेट सेक्टर के आने से किस तरीके से थिंकिंग चेंज हो रही है। आगे चलें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, करंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमें पीछे हटना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने देना चाहिए, सेग्रीगेट करें पीआईए को, इसके एविएशन बिजनेस को और बाकी बिजनेस को अलग करें, जो कि लास्ट ईयर हुआ था। इसकी बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट नहीं हो। यह गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीआईए के अंदर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। हम 180 बिलियन की लाइबिलिटीज़ पीआईए में ट्रांसफ़र कर रहे हैं नए बायर को, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट हमने लास्ट ईयर इसलिए हटाया कि 650 बिलियन के लॉन्ग टर्म डेट पे अगर 15% इंटरेस्ट है तो साल का 100 अरब का सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, कोई नहीं लेता इस एयरलाइन को। और टैक्सेशन और कंसेशन के अंदर जो हमने दिया, लास्ट ईयर पीआईए जो थी 863 अरब की जो लाइबिलिटीज थी, उसमें से 480 की बैंक लाइबिलिटीज थी और 194 की एसओई और जियो पे रिलेटेड थी। आज हम 190 बिलियन की लाइबिलिटीज इसके अंदर है, तकरीबन 180 में दिखाता हूँ आपको, 148 का शॉर्ट टर्म डेट है और बाकी एम्प्लॉयज़ की। तो ओवरऑल जो लाइबिलिटीज हमने हटाई वो वाली हटाई कि जो हटाए बगैर इसकी प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल ही नहीं थी। आगे चलें जी। ये जर्नी हमने फॉलो की। एक सवाल जो कि हमने कल भी कवर किया था कि माशाल्लाह बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने इस पूरे प्रोसेस को चलाया और आज हमें वो कीमत मिली है जो आज की तारीख में कोई हमें देने को तैयार है, हाईएस्ट। ये तो आप सब लोगों ने देख लिया कि इससे ज़्यादा तो बोली लगी नहीं थी इसकी। पूरी दुनिया के लिए हमने ओपन किया था, हमने ईओआई पब्लिश किया, हमने रोड शोज़ किए, हम इन्वेस्टर्स से मिले, हमने स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन मंगवाए, जो सही लोग जो क्राइटेरिया मीट करते थे उनको हमने प्री क्वालिफाई किया। उनको हमने शुरू में 3 महीने का टाइम दिया ड्यू डिलिजेंस के लिए, वो सीरियस बिडर्स थे, उन्होंने उसको 4 महीने किया, फिर एंड में 5 महीने तक इसको स्टडी किया और फाइनली हमने प्री बिड मीटिंग्स की, बहुत ज़्यादा निगोसिएशन हुई ओवर अ 2 मंथ पीरियड और उसके बाद हमने टर्म्स एग्री किए और फिर बिडिंग करवाई। नेक्स्ट जी, जो बिडर्स थे, ये बिडर्स कौन थे? क्या इसके अंदर कोई हमने कसर छोड़ी थी इनको सिलेक्ट करने में, या हमने अपनी पूरी कोशिश के साथ वो बिडर्स हम आगे लाए कि जो बेस्ट पॉसिबल बिडर्स थे इस एयरलाइन को एक्वायर करने के लिए? हमने उन सबका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा, उनके शेयर होल्डर्स देखे, उनके शेयर होल्डर्स का बैकग्राउंड देखा, हमने उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखी। जो भी कंसोर्टियम्स थे उनके जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट थी वो 30 अरब की थी। जो लीड कंसोर्टियम था उसकी खुद की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो थी वो 8 बिलियन की होनी चाहिए थी। कंसोर्टियम के पास जो लिक्विडिटी है वो तकरीबन 28 अरब की होनी चाहिए थी और बैंक रेफरेंसेस हमने सारे चेक किए। मैनेजमेंट और टेक्निकल कैपेबिलिटी, या तो वो एयरलाइन हो या 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो उसके पास कॉम्प्लेक्स और बड़े बिजनेसेस मैनेज करने का। लीगल कैपेबिलिटी हमने देखी कि उनकी लीगल स्टैंडिंग, उनकी केवाईसी, उनके बोर्ड रेजोल्यूशन देखे, रेगुलेटरी सारी फाइलिंग्स चेक की। उसके बाद और ग्लोबली अगर आप देखें, एयर इंडिया बिका, टाटा ने लिया, ब्रिटिश एयरवेज जब बिका, एयर सर्बिया बिका, ये वो उन लोगों ने लिया जिनके पास एयरलाइन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये फाइनेंशियली और मैनेजमेंट वाइज बहुत स्ट्रांग लोग थे। बिकॉज एयरलाइन चलाने के लिए अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और मैनेजमेंट वाइज स्ट्रांग हैं तो यू कैन गेट द राइट मैनेजमेंट टू रन इट। नेक्स्ट जी, टोटल शुरू में 8 इंटरेस्टेड पार्टीज थी, इसमें से 4 प्री क्वालिफाई हुई और उसमें से 3 बिडर्स फाइनल आए थे। नेक्स्ट जी, जो हमने बेचा है वो पीआई का एविएशन, इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, हैंडलिंग, कार्गो और फ्लाइट किचन बेचा है। इसके अलावा जो इनके नॉन कोर एसेट्स हैं, ये सवाल बार बार होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं रूजवेल्ट, स्क्राइब वगैरह, वो इस डील का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जी, ये पीआई की बैलेंस शीट है। पीआई की टोटल इक्विटी 9 अरब की है। ये जून 2025 की बैलेंस शीट है। इसमें फिक्स एसेट जो हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, डेफर्ड टैक्स से 30 अरब का, बाकी चीज़ें मिला के 190 बिलियन के एसेट्स हैं और 182 बिलियन के लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये तासुर जो दिया जा रहा है कि जी गवर्नमेंट ने लाइबिलिटीज़ ले ली हैं सारी, नहीं, हमने 182 बिलियन की लाइबिलिटीज़ नए बायर को ट्रांसफ़र की हैं। उसके अंदर लीज लाइबिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉय लाइबिलिटीज़ हैं, टैक्स की लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, ये बड़ी नॉर्मल लाइबिलिटीज़ हैं। कोई भी जब आप रनिंग कंसर्न लेंगे या एक बिजनेस चलता हुआ लेंगे तो उसमें आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों आएंगे, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र किया है। लेकिन जो इक्विटी है आज की तारीख में 9 अरब है वो, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को 55 अरब की वैल्यू मिलेगी। आगे चलें जी, इस 9 अरब में हमें कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होंगी तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी इससे, लेकिन ओवरऑल जो बुक्स पे 9 बिलियन की बैलेंस शीट है, उस इक्विटी है, उसके अगेंस्ट आपको 55 बिलियन की वैल्यू मिली है। जो टोटल ट्रांजैक्शन हुई है 135 बिलियन की, उसके अंदर 75% की जो बिड है 92.5% एंटिटी में जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम इंश्योर ना करते इस ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में कि पीआई में पैसा जाए तो पीआई कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती, तो वी इंश्योर्ड दिस।
10 बिलियन गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट के पास 45 बिलियन की इक्विटी है। अगर 135 बिलियन 75% की वैल्यू है तो पूरी कंपनी की वैल्यू हुई 180 बिलियन। तो 45 अरब जो है वो वैल्यू है 25% स्टेक की। अगर ये बायर लेगा तो गवर्नमेंट को 45 अरब मिलेंगे, अगर वो नहीं लेते तो हमारे पास 45 अरब की इक्विटी है। तो गवर्नमेंट को जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू मिली है वो 45 और 10 55 बिलियन की मिली है। हम शुरू में लेंगे 2/3 पेमेंट इनसे, फिर लेंगे 1/3, लेकिन 2/3 पेमेंट के बाद जब तक 1/3 पेमेंट नहीं आएगी उनके सारे शेयर हमारे पास प्लेज होंगे। हमने उससे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ है और इनसे हमने डिमांड प्रॉमिसरी नोट लिया हुआ है। तो वी हैव इंश्योर्ड कि गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड। जो 25% की वो पेमेंट करेंगे उसके ऊपर हमने 12% सालाना के हिसाब से प्रीमियम लगाया है और उसके अंदर भी हमने उनसे SBLC ली है। नेक्स्ट। तो बेसिकली गवर्नमेंट नॉट ओनली गेट 7.5% इन कैश, ये गलत इंप्रेशन है। गवर्नमेंट गेट 7.5% इन कैश एंड गवर्नमेंट गेट्स 25% इक्विटी की वैल्यू विच इज 10 बिलियन एंड 45 बिलियन। सो टोटल वैल्यू दैट वी गेट इज 55 बिलियन रुपीज। 55 अरब गवर्नमेंट को जाएंगे वैल्यू और 125 अरब कैश इन्वेस्ट होगा PIA के अंदर। नेक्स्ट। जो ओरिजिनली लास्ट ईयर जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें और इस ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, ये भी एक बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें लास्ट ईयर थी। इंडेमनिफिकेशन ऑफ लीगल लायबिलिटीज थी ओरिजिनली, इंडेमनिफिकेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी थी, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इन दी ऑपरेशंस ऑफ PIA और एम्प्लॉय रिटेंशन जो होगा वो अग्रीड था 1 साल का। पीछे जाए, पीछे पीछे पीछे, अब आगे आ गए, बैक। या इस बार हमने कौन से नई मराहत दी हैं? ये वो मराहत हैं जो कि जिनकी वजह से ये वो बिडर्स इससे ज़्यादा मराहत मांग रहे थे। हमने उन तमाम पे एग्री नहीं किया, हमने उन पर एग्री किया है कि जो एक किसी भी बिजनेसमैन को चाहिए होंगी अगर उसे एक बिजनेस चलाना है और उसको प्रॉफिटेबल तरीके से चलाना है। हमारी एयरलाइंस इंटरनेशनली compete करती हैं प्राइमरीली रीजनल एयरलाइन से। अगर रीजनल एयरलाइन की कॉस्ट कम है, हमारी एयरलाइंस की कॉस्ट ज़्यादा है, हमारी एयरलाइंस कभी compete नहीं कर सकेंगी। मैंने आपको पहले जो बताया था कि एविएशन इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी GDP में, एम्प्लॉयमेंट में, वो कम इसलिए है कि हमने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को ग्रो ही नहीं करने दिया, हमने उसको जकड़ के रखा है और हमने उन्हें compete नहीं करने दिया। इसीलिए आज हमारी PI के पास 18 प्लेन्स हैं और रीजनल एयरलाइंस के पास 200, 250, 300 प्लेन्स हैं। हमने GST की एग्जेम्पशन दी इसलिए कि GST की एग्जेम्पशन रीजन में, GST की एप्लीकेशन रीजन में कहीं पर भी नहीं है। जो प्लेन्स लिए जाते हैं, जो इंजन या पार्ट्स लिए जाते हैं, उसके ऊपर GST नहीं लगता बाकी एयरलाइन के ऊपर, इसलिए हमने ये उनको एग्जेम्पशन दी है। हमने ये कंफर्ट दिए, लोगों ने कहा कि जी अगर हम आप GST की एग्जेम्पशन देते हैं, कल को आप और कोई टैक्स लगा दें तो हम तो कैसे बिजनेस करेंगे। तो हमने उन्हें कंफर्ट दी है कि कोई नए टैक्सेस या लेवीज या सरचार्जेस नहीं लगेंगे ऑन एयरलाइन ऑपरेशन। उनको टैक्स की जो डबल टैक्सेशन की एक सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग एक साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, कोई एक एंटिटी नहीं थी, तो उन्हें एक SPV बनानी पड़ेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, AKD, फातिमा, लेक सिटी स्कूल, ये सारे के सारे इन्वेस्ट करेंगे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में और वो इन्वेस्ट करेगी PI में। तो उन्होंने कहा जब डिविडेंड PI से मिलेगा वो आप 2 बार टैक्स कर देंगे। हम तो SPV सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें एक पास थ्रू लीगल स्ट्रक्चर बनाना है। हमने IMF से बात की, IMF ने कहा बिल्कुल जायज़ बात है, 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो एक बार हमने उसकी टैक्सेशन जो एक ही बार लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, जो कि अनफेयर था। जो लेगेसी लाइबिलिटीज़ थी उसके अंदर हमने 26 बिलियन की टैक्स ऑब्लिगेशन, 7 बिलियन की लाइबिलिटी जो कि PA को हैं और एक प्लॉट है वो हमने ट्रांसफ़र किया है। ये वो लाइबिलिटीज़ थी जो पहले भी थी उसके अंदर PI के अंदर, और ये मेरे ख्याल में मार्च के अंदर अप्रूवल हो गई थी कैबिनेट से। कब अप्रूवल हुई थी ट्रांसफ़र करने? IMF से हमने मार्च में ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में, तो ये ट्रांसफ़र हुई। और इसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, बिडर्स की डिमांड थी कि बाकी 26 बिलियन की जो लाइबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी और FBR की, वो भी आप हटाएं, लेकिन हम उस पर नहीं माने। हमने कहा कि ये आप ही पे करेंगे, लेकिन उसको हमने पेमेंट करने के लिए 5 साल का टाइम दिया है। और अगर ये बाकी लाइबिलिटीज़ जो हैं अगर वो 21 अरब की ना हटती तो आज जो 9 अरब की पॉजिटिव इक्विटी है ये नेगेटिव इक्विटी हो जाती 12 अरब की, और नेगेटिव इक्विटी की वजह से लास्ट टाइम भी बिडर्स नहीं आए थे बिड करने। नेक्स्ट। आज की तारीख में जो बिडर है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सके एज गवर्नमेंट इन द पास्ट।
एक बहुत बड़ी कैप्टिव मार्केट है उनके पास, कस्टमर मौजूद है, 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तकरीबन 5% हमारा डायस्पोरा है। पीआई के अंदर इस वक्त पॉजिटिव एबिडा है, ऑल्दो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी इन्वेस्टर आएगा जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो एबिडा पॉजिटिव होगा, बट कैश फ्लो उसका नेगेटिव रहेगा पहले 3 सालों के लिए। बैलेंस शीट के अंदर कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, मार्केट लीडरशिप गेन कर सकता है पीआईए। फिर से यूरोप की और यूके की रेस्ट्रिक्शंस जो बैन था वो हट चुका है, तो इस वक्त पीआईए के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि इट कैन बी अ फुल सर्विस नेटवर्क कैरियर। इट इज स्टिल अ फुल सर्विस नेटवर्क कैरियर, इट हैज द लार्जेस्ट फील्ड इन पाकिस्तान, लेकिन इसको बहुत तेजी से वो ग्रो कर सकते हैं, और बिकॉज लॉन्ग टर्म डेट नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, तो उसको ऐड करके इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जा सकती है बियॉन्ड द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव कमिटेड। नेक्स्ट, ये आपके लिए कि ये जो ब्लू में बार है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है अगले 5 सालों के अंदर। इसी पे रहने दें, इसी नज़र आ रहा है। 2025 से 2029 तक तकरीबन 106 बिलियन की रिक्वायरमेंट है ये कैपेक्स की। हाँ, 106 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। फ्लीट साइज हम कह रहे हैं कि 21 से 38 पे जाएगा, लेकिन जो भी इन्वेस्टर आएगा वो जो कैश डालेगा उससे पहले 3 साल नेगेटिव कैश फ्लो होगा, बिकॉज उसका कैश ज़्यादा जा रहा होगा और प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो 3 साल उनका नेगेटिव कैश फ्लो होगा इन्वेस्टर के लिए। तो ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्वीटन कर दी गई है डील, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे नंबर्स हैं। और अगर ये इससे ज़्यादा अग्रेसिव प्लान फॉलो करेंगे तो ये कैश फ्लो नेगेटिव जो है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर 3 साल के बाद इंशाल्लाह जो भी इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, हमारे हिसाब से पीआईए अगले 4 सालों में 18 से बढ़ के 38 प्लेन होने चाहिए, 30 की जगह डेस्टिनेशन को फ्लाई करना चाहिए। राउंड ट्रिप्स अभी 240 होती हैं पर वीक, 405 होनी चाहिए, और पैसेंजर्स 40 से बढ़ के 70 होने चाहिए। तो बेसिकली जो मैसेज वी वांट टू गिव है कि माजी में हम पीआई को सही तरह नहीं चला सके, हमने नुकसान किए, साल के 40-50 अरब का नुकसान होता था, अब गवर्नमेंट को फंड नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें जो हमने बैलेंस शीट दी है वो एक पॉजिटिव बैलेंस शीट है, उसमें 9 बिलियन की इक्विटी है, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो होते हैं वो हैं, एबिडा पॉजिटिव है, और अगर ये उनके पास पूरी डिमांड है, मार्केट है, लैंडिंग राइट्स हैं, उन्हें अब जो ज़रूरत है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्लेन्स एक्वायर करने की और सही मैनेजमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला पीआईए विल गो बैक टू इट्स ग्लोरी डेज। बिफोर वी टेक क्वेश्चन, जस्ट अ ब्रीफ कमेंट। बहुत शुक्रिया मैं मोहम्मद अली साहब को, इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक हिस्टोरिक डील क्लोज की, और जब ये गवर्नमेंट हमने अज्यूम की तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ में एक इंटेग्रल पार्ट ये था कि जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन होगी, और हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसका ये एक मेजर पार्ट होगा। पहली डील जो उन्होंने क्लोज की वो फर्स्ट विमेन बैंक की थी, और उसका आपने एग्रीमेंट देखा कि एक G2G एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद ये बहुत बड़ी डील जो पीआईए की क्लोज हुई है, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक मोमेंट था, और प्राइम मिनिस्टर की हमें डायरेक्शंस थी कि ये लाइव चलेगी, पूरा जो बिडिंग का प्रोसेस है सुबह से लेकर शाम तक। तो आपने देखा कि पूरी कौम ने टेलीविजन चैनल्स के तवसत से वज़ीर आज़म ने जो हिदायत की थी उसके मुताबिक इसको देखा, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, एक एफिशिएंट प्रोसेस था। और मुझे आखिरी दफ़ा नहीं याद कि कब ये हुआ कि बिडर बैठे हों और एक अरब बढ़ रहा हो हर थोड़ी देर बाद, और इवेंचुअली आपने देखा कि ये 135 अरब के ऊपर ये क्लोज हुआ। इसके ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ नाकदीन का भी, जिन्होंने इस पे बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को कल सुन रहा था, उनका मैं शुक्रिया ऑन रिकॉर्ड अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज वो इकॉनमी को समझते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने इसको एक अच्छी डील करार दिया और इकॉनमी के लिए एक अच्छी बेनिफिशियल चीज़ उन्होंने करार दिया। देखिए 1990 की दहाई से लेकर आज तक हम बचपन से सुनते आए हैं पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई, अटेम्प्ट्स हुए, फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। और मैं प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों ने एक काविश है, एक एफर्ट है, पूरी फिर टीम, फाइनेंस की टीम की इसमें एफर्ट है। माजी में हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब दानिस्ता तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देके यूरोप के और अमेरिका के रूट बंद कर दिए गए। अल्लाह का शुक्र है इसी गवर्नमेंट के दौरान वो रूट वापस खुले।
आपकी मैनचेस्टर की फ्लाइट गई है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के सेंटिमेंट्स आपको नहीं बता सकता। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का झंडा लेके मैनचेस्टर की रनवे के बाहर लाइन लगा के उस प्लेन को वेलकम किया। आप पूरा सोशल मीडिया उठाएं, आपको इतने अच्छे मुझे नजर आएंगे कि वो PIA लैंड किया। देखिए लोगों की एक वाबस्तगी है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा है वो कौमी एयरलाइन पे वापस आना चाहता है अपने मुल्क में। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत बड़ा बेनिफिट है, 8 से 15 या 16 घंटे लोगों के बच जाते हैं जब वो PIA को इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को, ये खुशखबरी है कि कभी 35 अरब था, कभी 50 अरब था। 2023 में लोगों ने कहा कि जी 75 अरब जो है वो एनुअल लॉस हुआ है। वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा, वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसका आप ओवरऑल अगर बेनिफिट देखें तो मैं समझता हूं कि जहां पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया के इस पे बात कर रहे हैं, मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, वहां पे इसकी पजीराई पाई जा रही है। इसको एक अच्छा और एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस करार दिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में से जो एक FPR के रिफॉर्म्स थे वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं, और एक होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये जो PIA के हवाले से और इसकी लॉस्ट ग्लोरी को रीगेन करने के हवाले से एक सफर था, उसका बड़ी अच्छे तरीके से आगाज हो चुका है। और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम आए थे हमने एक नारा लगाया था कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, और ये बड़े अच्छे तरीके से उसकी एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। एंड अब आपके सवालात के लिए जी मोस्ट वेलकम। जिस तरह अभी मोहम्मद अली साहब आप कह रहे हैं कि बड़े कंसोर्शियम को दे दी, तमाम बड़े ग्रुप्स इसमें शामिल हो गए, अब 25% जो शेयर बचता है हुकूमत के पास, अगर आप देखिए प्रॉफिट में जा रही है, आपको लगता है कि ये प्रॉफिट में जाएगी, आप 25% उनको देना जरूरी है या आप अपने पास रखना पसंद करेंगे? हुकूमत अगर रखेगी तो मुकम्मल में इसका प्रॉफिट ही है। इसमें दो जवाबात हैं इसके। पहली बात तो आरिफ हबीब साहब जो कंसोर्टियम था उनकी ये कंडीशन थी कि वो 100% लेंगे वरना नहीं लेंगे। जो दूसरे कंपेटिटर थे तब्बा साहब, उनकी कंडीशन थी कि हम 75% लेंगे। तो अगर हम 75 ना करते तो कोई भी ना आता बिडिंग में। अब हमें जहन में ये भी रखना हो कि लास्ट टाइम जो हमारा अटेम्प्ट फेल हुआ उसमें यही वजूहत थी कि बिडर्स ने जो चीज़ें हमें कहीं, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, हमने मीट नहीं की। फॉर एग्जांपल बिडर्स ने कहा था लास्ट टाइम कि हम नेगेटिव इक्विटी वाली एंटिटी नहीं लेंगे। हमने एंड में बिडिंग के अंदर हम नेगेटिव इक्विटी वाली एंटिटी ले गए। हम IMF प्रोग्राम में थे, अभी भी हैं, हम उसको नहीं करवा सके उस वक्त अप्रूव। सिमिलरली अगर हम कहते हैं जी सिर्फ 75% होगा तो आरिफ हबीब साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। एक ग्रुप का ख्याल था तब्बा साहब का कि अगर गवर्नमेंट इसमें रहेगी तो उन्हें आसानी होगी, इन द सेंस के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नेविगेट करना है, एक ट्रांजिशन है पूरे प्रोसेस में टेक ओवर के बाद। आरिफ हबीब साहब का ख्याल था कि नहीं, हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है। अब देखें ना, उन्होंने कल रात को ली है, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं 65 प्लेन पर हम लेके जाएंगे। ये इनके डिसीजन हैं। तो अगर हम ये ना करते तो शायद ये बिडिंग होती ही ना, पहली बात। दूसरा जवाब इसका ये है कि गवर्नमेंट को ये फैसला करना होगा कि हमें जो स्टेक्स रखने हैं उसका मकसद क्या है। जैसे आपने फरमाया कि मकसद खाली यही हो सकता है किसी भी कमर्शियल एंटिटी में स्टेक रखने का कि हमारे पैसे बने, गवर्नमेंट के पैसे बनेंगे, मुल्क के पैसे बनेंगे, आवाम के पैसे बनेंगे। लेकिन जो हम बेचेंगे आज, जो 135 बिलियन इन्वेस्ट होगा PIA में, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बनेगी, जो कि बनेगी 180 अरब, ये वैल्यू 180 अरब उस इन्वेस्टमेंट के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। और उसकी वजह से हमें हमारे 45 बिलियन मिलेंगे। ये 45 बिलियन जो कैश मिलेगा, इसको हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको हम PI में रखें। हाँ, PI बेहतर होगी, उसका स्टेक, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उधर भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो एक इकोनॉमिक कमर्शियल डिसीजन है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर बिडर की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें 100% चाहिए, तो आपके पास ये चॉइस है कि या तो आप उन्हें ना बेचें या आप उन्हें 100% बेचें। सिंपल। जी मैं सारे जाफिर साहब फिर शहबाज खान साहब फिर आपके पास। सर गुजारिश ये है कि जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ यूट्यूबर के नाम पे एंटी सोशल मीडिया है, उसको ये प्रॉब्लम हुई है आपकी इस एक्शन से। एक तो ये उसको एड्रेस कीजिएगा, उनके प्रॉब्लम्स का, उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं उनको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्योंकि इतनी बड़ी डील है और इसमें है इकॉनमी इन्वॉल्व, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आपने कोई सेटअप किया है? बिकॉज इन दी लॉन्ग रन कभी ना कभी कोई इश्यूज होते हैं। और ये जो भी ऐलान किया है इनके जो कंसोर्शियम के चीफ ने कि हम प्लेन 65 तक ले जाएंगे, क्या कोई डेडलाइन है कि जो ऑलरेडी प्लेन PIA के पास मौजूद हैं
वो एयरवर्दी हो जाएंगे, उसके लिए कोई डेडलाइन है आपके पास? और एक काफी छोटा सा नुकता जो आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ वो ये है कि कोई सूबे अपनी एयरलाइन सेटअप करना चाहते हैं, आप इस एक्सपीरियंस के बाद उनको क्या एडवाइस करेंगे? और अताउल्लाह तारड़ साहब पार्लियामेंट में जेरे बहस लाएंगे ये सारी अपनी एक्सरसाइज को, और नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका प्राइवेटाइजेशन की? बाकी तो अभी मोहम्मद साहब कमेंट करते हैं। देखिए जो डिजिटल मीडिया पे आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स जो चला रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया ने इस डील को देखा, एफिशिएंट थी, ट्रांसपेरेंट थी और तवक्कुआत से बढ़ के थी। एक बहुत अच्छा तासर पूरी दुनिया में गया है, जिनको अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं सिर्फ 3 अल्फाज हैं, गेट वेल सून। इसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। और देखिए पार्लियामेंट में ऑब्वियसली पार्लियामान का एक इस्तेहकाक है, हक है वो इन चीज़ों पे करे। और जहाँ तक आपने सूबों की बात की, देखिए अभी तो उनका क्या मॉडल आता है, अच्छी बात है। अगर वो एक प्रॉफिटेबल मॉडल लेके आते हैं तो ये हर किसी का हक है और बिल्कुल वो उनको ये राइट हासिल है वो करे। तो बाकी मोहम्मद अली साहब को मैं कहूँगा वो कमेंट करें। देखिए हमने जो अग्री किया है बायर्स के साथ, बायर बिडर्स के साथ, और अब तो बायर हैं आरिफ साहब, वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट अगले 15 साल तक एयरलाइन बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ले रहे हैं तो वो नॉन कम्पीट चाह रहे थे, लेकिन प्रोविंसेस पे हम अग्री नहीं कर सकते, तो हमने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। दूसरी चीज़, प्रोविंसेस का अपना इख्तियार है, जैसे अता साहब ने भी कहा, उन्हें अगर एयरलाइन सेट करनी है तो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर। लेकिन ये अब एक बहस है कि जी क्या प्रोविंसेस को एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, दर प्रोविंशियल एंटिटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या उन्हें एयरलाइन सेट करनी चाहिए या नहीं। एज अ प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा उन्हें करनी चाहिए, मेरा तो काम ही है, मेरा तो बिलीफ है कि प्राइवेट सेक्टर का काम है बिजनेस करना। लेकिन अगर कोई सूबा डिसाइड करता है इन देयर विजडम कि उन्हें सेट करना है, जी सोच समझ करके उनका फैसला है, वो हम तो उन्हें नहीं रोक सकते। जी पीछे बात कर फिर आप सर 2 ब्रीफ क्वेश्चन। थैंक यू जी फिर अशरफ साहब। एक फौजी फर्टिलाइजर के हवाले से मोहम्मद साहब क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि अब कल भी वहाँ पे बात हो रही थी कि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो इसमें पार्टी बनना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद द विनिंग कंसोर्टियम। उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट, और अगर बन जाते हैं तो व्हाट विल द बेनिफिट ऑफ द एयरलाइन? सेकंडली हाई रिगार्ड्स फॉर द पॉलिटिशियंस, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कोई और जाता है तो जुम्मे इनके पड़ जाता है और फिर ये भुगतते रहते हैं, ये विक्टिम्स हैं बेचारे, और हम भी इनकी क्रिटिसिज्म करते हैं। बट द चार्ट दैट यू हैव शोड ये बता रहा है कि 2009-10 के बाद जब से डेमोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तान में आए, एयरलाइन जो मैसिव लॉसेस में चलेगी, पीकिंग इन 2015 व्हिच इज द पीरियड ऑफ द पीएमएल। इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहले फौजी वाला जवाब दे देते हैं, आसान जवाब है वो। तो फौजी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।